खुशामदीद व्यूअर्स, लंक एंड बंक की 3rd एपिसोड के साथ हाजिर हैं जनाब। आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जानी है। इस वीक की हाईलाइट रही है एसएसपी अनुष का ये इंटरव्यू, जिसका सिलसिला शुरू हुआ राना सनाउल्लाह की रात 1 AM की अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बताया यह जा रहा था कि पीटीआई से जुड़ी औरतें जिनको जेल में रखा गया है, उनके खिलाफ कोई अब्यूज या किसी और किस्म की थ्रेट सामने आने का खदशा है। ये शायद इस हुकूमत का बहुत से मौजज़ात में एक नया इजाफा है। ये पहला मौजज़ा है जिसमें वारदात होने से पहले ही उसे रोक दिया गया। राना सनाउल्लाह प्लेबुक में इस वीक फिर ऐसा हुआ कि कई दिन गिरफ्तारी में रहने वाले पीटीआई के एजाज चौधरी के पास से पिस्टल निकल आई। राना साहब अगर कोई टैंक भी निकाल लेते दौरान गिरफ्तारी तो हमने क्या ही कर लेना था। और अगर राना साहब किसी तरह एजाज चौधरी से 1.5 या 2 बिलियन डॉलर्स निकाल लेते तो क्या ही मौका मिल जाता IMF पे मिट्टी पाने का। मजीद वजाहत पेश करने के लिए अगले दिन हुई एसएसपी अनुष की एंट्री विद हर विजिट टू द कोट लखपत जेल। प्रोपेगेंडा है, जो भी ऐसी बात फैलाई जा रही है, दिस इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पे मेल की एंट्री है ही नहीं है, इज ओनली फॉर द फीमेल। और सेम डे ही सामने आए उनकी जियो के एंकर मुनीब फारूक के साथ ये इंटरव्यू। यस, इस इंटरव्यू में खास बात यह है कि हमारी होनहार एसएसपी साहिबा ने बड़े एलैबोरेट तरीके से जेल के अंदर सूरत हाल एक्सप्लेन करते हुए यकीन दहानी दिलाई कि सब बेहतर है। ये इंटरव्यू वैसे किसी फीमेल एंकर को भी तो दिया जा सकता था। खैर, मान लेते हैं कि जेल के अंदर सब बेहतर हो सकता है, पर जेल के बाहर आपके पुलिस ऑफिसर्स ने अनआर्म्ड औरतों के साथ जो सलूक किया उसके बारे में क्या? बहुत फुर्तीला रिस्पांस देखने को मिला जब जेल के अंदर थ्रेट की खबर फैलाई गई, पर जेल जाने से पहले वाले हालात पर इसी तरह किसी फीमेल टॉप अथॉरिटी ऑफिसर को सामने आके उसकी भी वजाहत कर देनी चाहिए थी। नहीं, ये ऐसा ही लगता है जैसे सबको जेल में डालकर उन लोगों को शायद ज्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है, विद फ्री फैसिलिटीज जैसे कि खाना और रेंट फ्री रहने की जगह। और अगर सिर्फ ये बात किसी को प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती तो इस पर कमर जमान कायरा के ख्यालात भी सुन लें। मुझे ये बताइए कि किसी इंस्टॉलेशन पे जाके कोई मर्द हो या औरत हो, वो किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार सकती है, गालियां दे सकती है, पत्थर मार सकती है, या मर्द मार सकता है? अगर मारेगा तो क्या करना चाहिए? अगर वो खातून आगे से रेजिस्ट करेगी तो क्या करना चाहिए? लेकिन बालों से पकड़ के तो नहीं घसीटना चाहिए ना। मेरी बहन, अगर आप मुझे मुसलसल गालियां देती रहे, पुलिस वाले तो वैसे भी जरा तगड़े बगड़े, उनका रवैया ही बड़ा हार्श होता है। उनको जो खातून वो जिसको बालों से पकड़ा गया था, वो उनको क्या कह रही थी? वो नारे लगा रही थी, उनको गालियां दे रही थी। इस इंटरव्यू के शुरू में कमर साहब गॉट स्टॉप्ड वंस। ठीक है, कानून को अपना, देन अगेन नहीं जाहिर है पुलिस का अपना, लेकिन कमर साहब ने ठान ली थी आज नहीं रुकना। अपने स्टैंड को वजन देने के लिए कह दिया, तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। तशद्दुद अगर वाकई रियासत का हथियार है तो आज के बाद पीपीपी वाले कभी ज़ियाउल हक को कुछ नहीं कहेंगे। हाय रे जियालो की किस्मत। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि ये बात कमर जमान सिर्फ एज अ मेंबर ऑफ पीडीएम नहीं कर रहे। ही इज ऑल्सो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान। आयरॉनिक। गुड लक पाकिस्तान अगर हमारे एडवाइजर ऑन कश्मीर अफेयर्स की ये बात इंटरनेशनल मीडिया पर सरफेस कर जाती है तो। कमर साहब, यूर कमर जमान कायरा ऑफ द जमात ऑफ शोहदा, नॉट राना सनाउल्लाह ऑफ पीएमएल। मत भूलिए कि आपके लीडर इस टाइम दुनिया की महंगी तरीन इंटर्नशिप कर रहे हैं फॉर अ सॉफ्टवेयर इमेज। ऐसी बातें करने से तो सिंध में हुए जुल्मों की याद फिर से ताज़ा हो जाती है। ये पीराने सियासत, मीराने लश्कर, मुफ्ती और वाइज ये शब के मुहाफिज हैं, सहर होने नहीं देते। Now let's talk about what's going on in the new episode of Capture, Detention and Press Conference. Recent होने वाली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में एक जर्नलिस्ट ने आखिरकार हमारे मुंह के अल्फाज छीन ही लिए। आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और 9 मई के वाक़या की मजम्मत की हमने लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कैसे बताएंगे कि ये नोट
खुद लिखा है या पहले होने वाली कॉन्फ्रेंसेस से बोर्ड के एग्जाम्स में चीटिंग करने वाले स्टूडेंट्स की तरह कॉपी की है, या शायद सबके हाफजे कमजोर है। शायद प्रेसर से पहले सब याद होता है, पर कुर्सी पे बैठते ही जो सुना होता है बस सिर्फ वही याद रहता है, जैसे कि फयाज चौहान साहब ने किया। आप यहाँ पर जो गाने सुना रहे हैं, पर जब हम बैठे थे वहाँ पर तो आप कुछ और गाने सुना रहे थे छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो पीछे छोड़ने पर मजबूर है, लेकिन यहाँ पर आप मोहम्मद की मोहम्मद और पाकिस्तान की मोहम्मद की गाने सुना रहे हैं। हाँ जी, जितने दोस्त बैठे हैं आप बताइए, आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहरहाल कॉपी हो या किसी का पढ़ाया गया पैगाम, एटलीस्ट मरियम नवाज की तरह कॉमा और फुल स्टॉप्स तो नहीं पड़े ना, जैसे उन्होंने किया था अपनी कोर्ट की पेशी में। इसी पर आते हैं पीटीआई की टगमगाती कश्ती और कुछ सरप्राइजेस पर जो हमें इस हफ्ते दिए गए। पहला सरप्राइज ने दिया कौम को एक बड़ा झटका। अरे हटाओ यार ये सेंसर, सबको लगेगा वी आर टॉकिंग अबाउट मलिक रियाज। एनीवे, जमाइमा के एक्स हस्बैंड, कासिम के अब्बू और एतजाज अहसन के पड़ोसी ने सबको दिया एक बड़ा सरप्राइज। और जो छोड़ के गए हैं उनमें से कई लोग को तो हमने टिकट से नहीं दिया था, तो उनको तो वैसे ही यानी छोड़ना हो तो ड्रामे की। खान साहब का ये शोशा छोड़ने का मतलब था कैमरे को देखकर हाथ हिला दें, आपके साथ प्रैंक हुआ है। अजीब बात है भाई, कुछ भी चल रहा है। कुछ भी। दूसरा सरप्राइज, फवाद चौधरी अभी निकले नहीं थे कि यूटर्न लगाकर वापस सियासत में एंट्री कर गए, और इनकी एंट्री के बाद एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद इनके चांसेस जहांगीर खान तरीन की पार्टी को ज्वाइन करने के हैं। तीसरा सरप्राइज, परवेज खटक और असद कैसर नेगोशिएट करने गए और फिर ये क्या, असद कैसर ने उस वक्त कोई स्टेटमेंट देना गवारा ही नहीं किया, परवेज खटक का वेट तक ना किया, उठ कर निकल पड़े। अब बकौल हमारे हेल्थ मिनिस्टर के, फवाद चौधरी जहांगीर खान तरीन को ज्वाइन करेंगे या फिर पार्टी छोड़ना वाकई ड्रामा है, ये तो सिर्फ गैब का इल्म है। गैब के इल्म से याद आया मंजूर वसान साहब का, जिनको आ गया है ख्वाब के चौधरी साहब विल ज्वाइन पीपीपी। इसाक खाकवानी कहते नहीं थकते कि चौधरी साहब विल ज्वाइन अस। डेड टीवी कहता है चौधरी साहब इज मेकिंग अ न्यू पार्टी, चौधरी इज डेफिनेटली द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन टाउन। असल सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो पीडीएम की ये मुत्तहिदा पार्टीज आखिर इलेक्शन लड़ेंगी किसके खिलाफ? ये सीमिंगली मजबूत इत्तेहाद जो इमरान खान के खिलाफ नजर आया है, ये इलेक्शंस में करेंगे क्या? इस इत्तेफाक से क्या ये मिल बांट कर हुकूमत करेंगे या नहीं, एक और पॉलिटिकल महाज देखना अभी बाकी है, ये भी वक्त ही बताएगा। बट अगर आप अभी भी हमें देख रहे हैं तो कमेंट्स में अपने ख्यालात जरूर बताइएगा। अंसार अब्बासी ने भी एक नया टाइटल इंट्रोड्यूस करवा दिया, माइनस इमरान प्लस नवाज फॉर्मूला। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, पर जजमेंट एंड ऑर्डर लॉ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक ऐसे कानून का इंकशाफ किया है कि जिस पर सदर ममलकत भी दस्तखत कर चुके हैं। इस कानून की बदौलत नवाज शरीफ को अपनी ताहयात नाअहली और सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया है। अजीब बात तो यह है कि पार्टी लीडर इमरान खान कहते हैं कि बहुत से लोगों ने पार्टी छोड़ने का ड्रामा किया। खान साहब, आपने कसम खा ली है कि अपने तमाम अंडरकवर एजेंट्स को फिर छितरो छितरी और लितरो लितरी करवाना है? एब्सोल्युटली नॉट। खान बस खेल रहा है उनके साथ जो छोड़ गए और जिन्होंने छुड़वाया। सबको कंफ्यूज कर रहे हैं खान साहब, सब घबरा से गए हैं लगता। सबसे पहले घबराना नहीं है। अब कौन माइनस और कौन प्लस होने वाला है, इसके बारे में स्टोरी वक्त के साथ साथ डेवलप होती रहेगी, लेकिन जिस रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को अनफिट या माइनस करने की कोशिश की गई है, आए एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। अब इस रिपोर्ट के दो वर्जन्स निकले, एक वो जो नैब के पास है और एक वो जिस पर हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटेल साहब की रिपोर्ट कहती है कि इमरान खान कोकेन और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ ये भी लगा दिया कि ये नार्सिसिस्ट और मेंटली अनफिट हैं और टांग पे किसी किस्म के फ्रैक्चर्स के कोई असरात मौजूद नहीं। जस्ट बिकॉज व्हाई नॉट।
क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना वो झूठ बोलता है और अपने ही झूठ पे वो बज़िद हो जाता है। नैब ने इस क्लेम को कंप्लीटली डिनाई किया और रिपोर्ट्स को कंप्लीटली नॉर्मल और क्लियर करार दिया। अब्दुल कादिर पटेल को अब भुगतना पड़ेगा एक भारी भरकम डेफेमेशन केस। जी हाँ, एक ऐसा केस जिसकी डेट ही कभी नहीं लगनी क्योंकि माली छुट्टियों पर हैं। एंड जजेस, ये बहुत अच्छा है सर। ये फले फूलेगा इंशाल्लाह। यही फले फूलेगा सर। स्कूल पे नजर रखना सर, यही फले फूलेगा। पटेल साहब स्पोक टू सून। सादिक और अमीन तो सिर्फ मेरे आका थे। ये फैसला तो मेरे हक में भी आ चुका है, खान साहब के हक में नहीं आया है, सिर्फ हाई कोर्ट से मेरे हक में भी आ गया है 61-62 का फैसला। सेक्शन 61-62 का फैसला शायद अब कोर्ट को वापस लेना पड़े। अलबत्ता कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने पर अगर कोई सेक्शन बना तो जरूर आपको ही देना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो प्लीज 1.7x की स्पीड पर देखिएगा क्योंकि जनाब स्लो बहुत बोलते हैं। और अगर अल्ताफ हसन की यादें ताजा करनी है तो आंखें बंद करके सुनिएगा। याद है ना दोस्तों, बजट अनाउंस होने वाला है। यानी दिस इज द वन टाइम इन द ईयर जिसमें पाकिस्तानियों को लगता है कि यार वाकई पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। जिस तरह के रिलीफ्स आगे पीछे अनाउंस किए जाते हैं। बड़ी ईद जून के आखिर में एक्सपेक्टेड है, लेकिन अवाम को गवर्नमेंट उससे पहले ही बकरा बना देगी बजट अनाउंस करके। अब जाहिर बात है, ऐसे में हमारे पापा IMF ने कर दी हल्की सी बात कि भाई मुल्क में जरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आओ। क्लाइंट स्टेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ऐसे में आयशा गौस ने सुना दिया IMF को। ये तो मैंने नेथन पोर्टर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरफेयर तो करना नहीं चाहिए। मतलब नेथन पॉटर ने जब एज एन एडवाइजर अपना काम करने की कोशिश की तो आयशा गौस का जवाब कुछ ऐसा था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। इंटरवेंशन, मुदाखलत। याद आया कुछ? फैसल जावेद को याद करें वो मुदाखलत वाली स्पीच। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की। क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? नॉट फेयर। अब आयशा गौस का ये खुददारी भरा जवाब सुनकर ऐसा लगा कि शायद हमारे इंतहाई प्रैक्टिकल फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बनाने पर बड़े अहम मंसूबात होंगे। तभी IMF को डांट लगा दी, क्योंकि आतिफ मियां की सजेशन पर इसहाक डार ने उन्हें भी डांट लगा दी थी ये कहकर कि आपको प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स के बारे में क्या मालूम। चल हट। फिर पता चला आयशा बीबी कहती हैं कि हमारा तो IMF के बगैर कोई सानी ही नहीं है। अरे मरवाओगे क्या? अटक में नया जिम खाना कैसे बनवाओगे? वो तो ज्यादा जरूरी है ना। अगर मुल्क की इकोनॉमी जरूरी नहीं भी है तो इन्फ्लेशन तो आती जाती रहेगी। नौकरियों से रिटायर्ड अंकल्स के लिए ब्रंच पे मुल्की हालात पर तबसरा करने की जगह कैसे बनाओगे? एक यही तो है मुल्क को बचाने का जरिया। कुछ तो सोचो। कसमा पुरसी का ये तो हाल है कि हमारे पास इलेक्शंस के लिए 20 बिलियन तक नहीं थे कुछ अरसा पहले। असद उमर के पार्टी छोड़ने पर नए अपॉइंटेड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन ने आते साथ ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। बड़ा छक्का पड़ा वसीम बदामी को उनके एक मासूमाना सवाल पर। तो आप फवाद हसन फवाद साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ही मोतमिद खास प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज साहब के करीब रहे, आप उनके भाई हैं, वो आपके छोटे भाई हैं, ये ठीक है। Inappropriate question, Badami sahab. I refuse to answer this. नहीं। I stand by my convictions. I stand by my convictions, and my brother has nothing to do with my convictions. Of course, ये तो मैंने कहा भी। This is a very inappropriate way to start the program. I am very inappropriate way. I am surprised. I think we should handle things very professionally. I am surprised. Inappropriate. You have all the right to move on. I'm a very frank person. It is inappropriate. But you cannot deprive. I have my own professional stature. Of asking any question. You cannot deprive. You have all the right to move on and say sorry. No, I'm sorry. I will not answer this question. सही कहते हैं वसीम बदामी। He cannot be denied from his right to ask a question, but he can be denied from his right to ask a stupid question. खुद ही देख लें, कुछ ही घंटों बाद रऊफ हसन के तारुफ में सिर्फ 2 बातें लिखी जानी शुरू हो गई आर्टिकल्स में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और दूसरी लाइन में ब्रदर ऑफ फवाद हसन, who had previously held the position of principal secretary under PMLN's government.
कॉमन सेंस की बात है वसीम भाई, कभी बात